पिछले लेक्चर में हमने थोड़े बहुत एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करी थी, कॉम्प्लीमेंट वगैरह की। मैं चाहता था कि सेपरेट लेक्चर हो, क्योंकि फिर हालांकि उसमें क्रिकेट मजा मजा क्रिकेट हो जाता। मैं चाहता था खाली उसे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से था मेरे, जब मैंने पढ़ाई करी थी सेकेंड ईयर में। ये मैं सेकेंड ईयर पढ़ाई मैं खुद अपने लेवल में करी थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा प्राउड महसूस होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने खुद अपने लेवल में समझे थे। ये चीज़ें हमें प्राउड वाली कोई बात नहीं थी। ये तो मैं कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक सेपरेट लेक्चर हो, इसलिए हम उसको लेकर हाजिर हो चुके हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लेक्चर लेके। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बस मेरा सिस्टम ये है, कोई सीधी बात नो होगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सबसे पहले बात करें पाथवेज की। पाथवेज हमारे रहते हैं 3 पाथवे। एक होता है हमारा क्लासिकल पाथवे, एक होता है हमारा अल्टरनेटिव पाथवे, और तीसरे पाथवे आप जान सकते हैं, लेकिन उसका कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका आता है मैनुअल बाइंडिंग पाथवे, मैनुअल पाथवे। क्लासिकल पाथवे में बात की चले तो आपको खाली बस आपको याद रखना है इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन में भी स्पेसिफिक खासी बस IgM और IgG के लिए। और इम्यूनोग्लोबिन और किसी का इम्यूनोग्लोबिन भी याद नहीं रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान जो इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से याद रखना। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी क्लासिकल पाथवे में, तो खाली आपका इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व रहेगा। इम्यूनोग्लोबिन नहीं तो खाली बस इम्यूनोग्लोबिन में भी हमारा IgM और IgG इन्वॉल्व रहेंगे, और कोई इम्यूनोग्लोबिन का रोल नहीं होगा। जब भी हम जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम भी बात करते हैं तो IgM बनेगा, IgG बनेगा। क्यों बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन में भी, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबिन के नाम पे खाली 2 इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व रहते हैं, IgM और IgG, और कोई इम्यूनोग्लोबिन भी इन्वॉल्व नहीं रहता इम्यूनोग्लोबिन में, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। ये इसके बारे में बातचीत करने से पहले थोड़ा चल बातचीत करते ही हम तो इसमें। अगर मैं आपको बातचीत करने से पहले बता दूँ, तीनों के तीनों पाथवे हैं। अल्टरनेटिव पाथवे जो होता है उसमें जो हमारे बच्चे को ज़्यादातर जो होता है रिसेप्ट ज़्यादा जो इतनी चीज़ें बनेगी वो रिसेप्टर ग्रुप में काम करेगी। जैसे बैक्टीरिया के सरफेस पे होता है एंडोटॉक्सिन होता है, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में बात करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या एंडोटॉक्सिन होता है। भाई कुछ केस में एंडोटॉक्सिन नहीं भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। जब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस करेंगे तब बात करेंगे। तो एंडोटॉक्सिन एक तरीके से सरफेस से एंटीजन के रूप में काम कर सकता है, किसके लिए, हमारे अल्टरनेटिव पाथवे के लिए। उसके अलावा जो हमारे चाहे ट्यूमर सेल हुई, चाहे हमारे फंगस हुई, वायरल हुआ, वायरल इन्फेक्टेड सेल हुई, वायरल खाली खुद तो रिकॉग्नाइज नहीं है, वायरल हुआ, या IgG और IgM, अभी IgM और IgG को छोड़ के जो बच्चे को चाहे हमारे IgA हो या चाहे IgD हो, वो भी क्या है कि किस पाथवे पे काम करेगी, वो कमरे में अल्टरनेटिव पाथवे पे। तो ये आपको पता होना चाहिए तरीके से ये चीज़ें। सरफेस एंटीजन किस में एंडोटॉक्सिन नहीं है, यदि उसको स्पेशल मेन्यू क्या है मेनोज ऑन द सरफेस, तो मेनोज पढ़ने का काम करता है। हालांकि उसका कुछ ज़्यादा कुछ खास रोल है नहीं है इसका। ये तीनों के तीनों पाथवे जो होते हैं C3 कन्वर्टेज तक तो सेम रहता है, उसके बाद चीज़ें अंतर आ जाता है। और C3 कन्वर्टेज के प्रोडक्शन बात करेंगे कि तीनों में किस प्रकार चलता है, क्लासिकल पाथवे में किस प्रकार चलता है, अल्टरनेटिव पाथवे में किस प्रकार चलता है, और मेन्यूज वाला जो पाथवे होता है मेन्यूज बाइंडिंग पाथवे वाला, उसमें कैसे काम करता है। ये लैटिन पाथवे कहते हैं उसको। इसमें बात करेंगे क्लासिकल पाथवे में जो हमारे सबसे पहले इन्वॉल्व रहता है वो रहता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व रहने से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी 3 कॉम्प्लीमेंट होते हैं हमारे QRS, ध्यान रखना ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम Q, सबसे पहले Q जोड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट Q, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C1Q, C1R, फिर C1S। इस प्रकार हमारे कॉम्प्लीमेंट 1 के 3 पार्ट हो जाते हैं, बाकी सबके 2 पार्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट के 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्ट अलग अलग जुड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट 1 जो होता है वो जुड़ जाता है। इम्यूनोग्लोबिन से अभी तक कौन जुड़ा, कॉम्प्लीमेंट 1 जुड़ गया। उसके बाद जुड़ता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 2, कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट 2 में याद करते हैं तो ये काफ़ी एक मतलब जैसे कुछ विवादास्पद चीज़ें, जैसे कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, जैसे किताब में मतलब USA बिलीव जो है मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है B जुड़ता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C2A वो बाहर जाता है, मतलब C2B जुड़ता है और C2A बाहर जाता है। जबकि ज़्यादातर किताब जो है, चाहे कि वही आपको माइक्रोबायोलॉजी की किताब में याद नहीं है कौन सी है, तो माइक्रोबायोलॉजी किताब में याद देख लेना। तो C2 उसमें B होती है, वो निकलता है उनके अनुसार, और C2A वो जुड़ता है। ये याद रख लें। आपके पास C2A जोड़ सकते हैं, C2B बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये US के केस में हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे। तो C2B आप लगा सकते हैं। तो C2B जो है हमारा इस तरीके से बाहर निकलता है और C2A अब जुड़ता है। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है C3 कन्वर्टेज।
जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है। मतलब उसके अलावा बात कर चले, उसके बाद क्या कि C4B भी जुड़ता है। मतलब एक तरीके से C4 और आता है 2 के बाद, 2 के बाद हमारा अगर C4 आता है जिसमें C2A है, C4A है वो अलग हो जाता है, C4B होता है वो जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हमारे क्या बन जाता है C14B2A, याद रखो C14B2A। ये क्या आता है C3 कन्वर्टेज इन क्लासिकल पाथ। पूछ सकता है ऑप्शन के रूप में आपसे ये तरीके से MCQ में पूछेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। उसके अलावा बात करके चला दूसरा सिस्टम जो बात करता है अल्टरनेटिव पाथवे की, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अल्टरनेटिव पाथवे मैंने बता दिया था वहीं से स्टार्ट हो रहा था। इस तरीके से कोई सरफेस वगैरह एंटीजन होगा उससे जुड़ा, तो उससे जुड़ते का काम कौन करता है, उससे जुड़ने का जो काम करता है वो हमारा C3 से स्टार्ट हो जाता है। उसका वाले हाल ये तो C3 से स्टार्ट हो गया मामला से। C3A है वो इस तरीके से अलग हो जाता है। सब जगह मतलब जोड़ने का नाम में C3B जोड़ा है और अलग होने के नाम पे इस तरीके से C3A अलग होगा सबका। इस तरीके से C3A जो होता है इस तरीके से उससे जुड़ जाता है। ये तो इसमें एक प्रकार का सिस्टम का जैसे C3A है वो C3B जोड़ा हुआ है, खाली हुई C3B है। फिर हमारा आता है फैक्टर D और B। जैसे फैक्टर D का जो काम होता है इस तरीके फैक्टर B को हमारा A और B में तोड़ना। फैक्टर B का भी बता रहा हूँ, फैक्टर B का भी A पार्ट और फैक्टर B का भी B पार्ट, B और A पार्ट। तो फैक्टर D जो होता है हमारे फैक्टर B को दो पार्टों में डिवाइड कर लेता है। तो फैक्टर B पार्ट A और फैक्टर B पार्ट 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है किसका, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। इस तरीके से मतलब मैं थोड़ी आवाज़ ज़्यादा होने लगी, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पास में उसका, इसमें इस तरीके से मतलब जैसा मैं बात कर रहा हूँ इसमें हमारा C3 कन्वर्टेड इसमें क्या बनेगा, एक तरीके से C3B तो जुड़ा हुआ है, उसके बाद क्या जुड़ेगा फैक्टर B, तो C3B ये है। तो सेक्टर क्या बनेगा, जैसे कन्वर्टेज नहीं बनेगा C3B, उसके अलावा फैक्टर B इस प्रकार हो गया। फैक्टर नहीं लिखना, खाली बस कैपिटल B लगा देना, फैक्टर ऐसा मिलेंगे। तो ये लास्ट में आता है मैन्योज बाइंडिंग पाथ, जिसमें खाली मैन्योज बाइंडिंग लिगेंड होता है। मतलब मैन्योज बाइंडिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, उससे क्या होता है मैन्योज बाइंड करता है इस तरीके से। जिसके कारण क्या होता है लास्ट में आपको बस एक चीज़ जानना करना, मैन्योज बाइंडिंग लिगेंड और मैन्योज बाइंडिंग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरीके से। अब याद रखेंगे बंदे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जा रहा है नाम, ये MABS कुछ भी घुसा पट्टी कर देना। पर ध्यान तक उससे जो हमारा C1 जुड़ा था C2 जुड़ गया था, उसके आगे वो सेम रहेगा। C2 के आगे क्या जुड़ा था हमारा C4 जुड़ा था, तो C4A है वो इस तरीके से अलग हो जाएगा बाहर, और C4B है वो जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार बन जाएगा हमारा। आपको इसमें याद रहेगा C4B अब याद रखते हैं, MALB और MABS याद रख लेना, सबसे इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया इस तरीके से C3 कन्वर्टेज बन गया, जिसमें एक तरह अल्टरनेटिव पाथवे का पता होना चाहिए और क्लासिकल पाथवे है। मैनुअल वाले का यार वो नहीं, कोई नहीं पूछ रहा उसको, ये चीज़ है। इसके बाद क्या होता है इसमें हमारा C3 जब कन्वर्टेज बनेगा, C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, C3 को तोड़ने का काम करेगा। जितनी घर्षण बट्टी C3 को तोड़ने लड़ रही है कि पहले मैं वो C3 तोड़ दिया, ये इनिशिएटिव रिसेप्टर ने। ये हकीकत मतलब मैं इसके सिस्टम काम करते शरीर के अंदर क्या कहता है, हर जगह लॉजिक नहीं चलता। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद इसमें जो तुझसे तोड़ देता है, जिसमें क्या होता है फिर हमारा C3B जो मतलब C3B जो होता है, C3 को हमारा कैसा बन जाता है, C3B जो होता है वो जुड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ C3B जुड़ रहा है और C3A अलग हो रहा है, ठीक है। इसमें जुड़ने का नाम है B जुड़ रहा है और A अलग हो रहा है, तो C3B है वो जुड़ेगा, C3A है वो अलग होगा। फिर क्या बन जाता है हमारे इससे C5 कन्वर्टेड इंजन बन जाता है। C5 कन्वर्टेड इंजन क्या काम करेगा, तो C5 कन्वर्टेड में C5 को दो भागों में तोड़ा जाएगा, एक C5B और C5A। तो C5B है वो जुड़ेगा और C5A है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, C5A सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर फिल्टर बातचीत करी थी अपने न्यूट्रोफिलेट्रेशन में, याद है, पिछले लेक्चर की याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा बन जाता है C5A और C5B तो जुड़ा ही है। फिर इसके बाद क्या क्रम में C6, C7, C8, C9 वही बकवास करने नहीं, सबको चारों को जोड़ेंगे। चारों को जोड़ने से क्या बन जाता है हमारा एक तरीके से मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस प्रकार सिस्टम होगा C1 खान इन्वॉल्व है, C2 खान इन्वॉल्व है, C3 खान इन्वॉल्व है, C4 खान इन्वॉल्व है, सारे फैक्टर है C5, C6, लास्ट में बन जाता है हमारा मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करता है हमारा सेल का लाइसेंस करने का काम करता है। तो इस प्रकार हमारे जो पाथवे है वो तीनों के तीनों काम करते हैं। हमारे लास्ट में वाला जैसा लास्ट की स्टेटमेंट सेम हो जाता है, शुरुआत में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और सर्विस को जो उनको इनिशिएट करने वाली होती है वो उसके आधार पर उसमें डिफरेंस रहता है। ये
इनका वर्क क्या रहेगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ इन्होंने काम करा है। तो वर्क के नाम पे तो इसका लाइसेंस का वाले काम रहेगा, इस तरीके से मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स के द्वारा इस तरीके सेल का लाइसेंस कर देंगे, जिसमें जिसमें इस तरीके से जो क्लासिकल पाथवे जिसमें IgM IgG जुड़ी हुई थी वो किसी बैक्टीरिया को लाइसेंस करेंगे, जो कि किसके द्वारा हमने पिछले बात करी थी लेक्चर में, इससे जुड़ी हुई थी हमारे इस तरीके से जो बैक्टीरिया ने जोड़ा था, इस तरीके से उसके द्वारा जो प्रोडक्शन करने में बैक्टीरिया जुड़ते हैं, इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में ये चीज़। उसके अलावा क्या काम हो सकता है, इतने ऑप्शनाइजेशन वाला काम हो सकता है। ऑप्शनाइजेशन मैंने बात करी थी, कौन से फैक्टर रहते हैं, C3b, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा C5b इन्वॉल्व रहता है, C3b और C4b इन्वॉल्व रहते हैं। C3b और C4b जो होते हैं इस तरीके से वो कौन से रिसेप्टर जुड़ते हैं हमारे, इस तरीके से ये पता होना चाहिए, वो जुड़ते हैं हमारे इस तरीके C3b जो होता है CR1 से जुड़ता है। उसके अलावा बात करते हैं तो C3b C और C4b इस तरीके से CR1 से जुड़ेंगे, जो कि क्या है फेगोसाइटोसिस में प्रेजेंट होता है, जो मतलब मैक्रोफाज में प्रेजेंट होता है, और आरबीसी प्रेजेंट होता है, आरबीसी का अलग रोल है मैक्रोफाज पे इस तरीके से। उसके अलावा CR2 भी प्रेजेंट होते हैं, CR3 प्रेजेंट होता है। ये इस प्रकार याद रखना है इनको, C3b C4b याद रख सकते हैं, सब चैप्टर से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इनका क्या रहता है, ये टेस्टी बनाने का काम करता है। टेस्टी कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको पहले तो ये था कि खाली बस FC रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता था बैक्टीरिया को, अब क्या है कि तरीके से दूसरी चीज़ भी तो आ गई ना, क्योंकि तो उसको मैं इन्वॉल्वमेंट इनिशिएट करने में बैक्टीरिया की भी तो इन्वॉल्व है, और एक तरीके से बैक्टीरिया से जुड़ भी तो रहे ना, अटैच करने का बैक्टीरिया तो अटैच हुई ना, उसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंटरव्यूशन है। मेरे होने में शुरुआत में बैक्टीरिया जुड़ा तो वही है ना, भले वो उसके बाद की प्रक्रिया में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बैक्टीरिया कौन बोल रही है पहले इनिशिएटिंग करने में, लेकिन बैक्टीरिया शुरुआत से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या कि हमको एक एक्स्ट्रा पाथवे मिल गया एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का, फेगोसाइटिस को एक तरीके से आपको मारने का से बहाना मिल गया, इस तरीके से एक बहाना तो था ही, दूसरा बहाना भी मिल गया। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम होता है। तीसरा जो सिस्टम काम करता है वो करता है हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियरिंग का। इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, हम बात करेंगे जैसे इसकी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में बात करेंगे, इसमें काफ़ी सारे इम्यून कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्शन टाइप 2 तो नहीं मैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन बात करेंगे तो काफ़ी सारे इम्यून कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि ऐसे वैसे इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें क्लियरिंग में भी रोल रहता है, जिसमें क्या होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है क्लासिकल पाथवे से किसके द्वारा जुड़ेंगे, इस तरीके से C3 वगैरह से जुड़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे इस तरीके से C3b जो होता है उसको क्या कहता है ट्रांसपोर्टेशन करने का। ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा सहायता से होता है, हमारा CR1 रिसेप्टर के द्वारा से होता है। आरबीसी से काम पूरे पूरे उसके सहायता हमारा स्प्लीन में जाता है, तो स्प्लीन में जाकर क्या होता है इस तरीके से हमारा इनका डिस्ट्रॉय होता है। इस तरीके से फेगोसाइटोसिस का काम तो स्प्लीन में चलेगा, मेन तो स्प्लीन में ही होगा, तो आरबीसी वगैरह का काम तो स्प्लीन से जुड़ा रहता है। इस प्रकार हमारा सिस्टम जो होता है इस तरीके से काम करता है। दो चार आपको डिजीज पता होनी चाहिए इसके नाम पे। यदि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी अर्ली है, जैसे C1 से लेकर C4 C5 तक डेफिशिएंसी है, तो इसमें जो मेन डिजीज आती है वो आती है हमारी SLE वाला जो केस होता है इस तरीके से, हालांकि इसकी डेफिशिएंसी के कारण डिजीज डेवलप नहीं होती, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन मिलता है इस केस में वो हमारा एक तरीके से SLE मतलब कि SLE की डिजीज में इस तरीके से हमारा क्या है कि ये हमको कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी मिल जाती है। ये SLE के कारण कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, लगा लीजिए। ये लेट कॉम्प्लीमेंट में आ जाइएगा, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है हकीकत में, अब किस कारण है इसका क्लासिफाई नहीं है उसका बताया था, लेकिन क्या उसकी डेफिशिएंसी होने से हमको क्या मिलेगा, नेजेरिया इन्फेक्शन मिलेगा। ये जानते C5 वगैरह के C5 या फैक्टर B वगैरह जो होते हैं बीच के फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी हो रही हो तो एक तरीके से नेजेरिया नॉर्मल लेवल में जाएगा, इन्फेक्शन होगा। यदि इस तरीके से खाली पूरे मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो रखी है तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से उसमें हमको डिसएमिनेटेड नेजेरिया इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ये तो उसके बाद लास्ट में आते हैं तो रेगुलेटर्स के बारे में, जो C1 का रेगुलेटर हमको C1 कन्वर्टेज एंजाइम। C1 कन्वर्टेज एक तरीके से रेगुलेटर होता है, इस तरीके से किसका, इस तरीके से क्लासिकल मतलब C1 पाथवे का। तो इस तरीके से C1 क्लासिक कन्वर्टेज के इस तरीके से C1 मतलब कन्वर्टेज का C1 ईस्टरेज जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इस तरीके का डेवलप होता है, उसका नाम होता है हमारा हेरिडेटरी एंजियोएडिमा। ये तो C1 कन्वर्टेज के एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि वो हेरिडेटरी एंजियोएडिमा डेवलप हो सकता है, जो कि किसके संग जोड़ा रहता है, तो वो हमारे ब्रेडिकाइनिन के इंक्रीज होने के संग जुड़ा रहता है। ये मतलब ब्रेडिकाइनिन लेवल इंक्रीज होगा उसके कारण क्या होता है, ये चीज़ जुड़ी रहती है।
हेरिडिटी इंडियोडी में याद आता है C1 कार्बोट एंजाइम को याद आता है, ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ आती है वो आती है भाई C3 के रोल में। C3 में जो हमारा मेन फैक्टर आता है, हमको ये चीज़ आएंगे प्रॉक्सिमल इलेक्ट्रॉन ऑफ हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसमें हमने बात की थी CD55 और CD59। ये CD59 55 दोनों आ सकते हैं। बाकी मेन आता है आपका CD डीके एसोसिएट में CD59 CD59। उसका क्या रोल रहता है, मैंने बताया पिगी जीन से प्रोडक्शन रहता था उसका, और उसका क्या रोल रहता है हमारा, इस तरीके से C3 को जो हमारा इस तरीके से ओवर एक्टिव हो रहा था उसको रेगुलेट करता था। ये एक तरीके से ओवर एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं हुआ तो इस तरीके से आरबीसी का लाइसेंस होगा, जो कि हमको कब देखने को मिला इस तरीके से, ज़्यादातर हमको इस तरीके से जो रात का टाइम होता है जिसमें एसिडिटी बढ़ जाती है इस तरीके शरीर की, उसमें देखने को मिलेगा। तो एक तरीके आरबीसी का लाइसेंस होता है जिसका नाम हेमोसिडिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, ये सब देखने को मिल रहे थे सिम्टम के रूप में। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है प्रॉपर इस तरीके से। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर लिया, बाकी हालांकि मैं एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए लेक्चर निकालता नहीं हूँ। तो ये चीज़ है, तो इस प्रकार हमारा ये अब धीरे धीरे बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी की, आज बात कर लेंगे, कल करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। चलो ठीक है, बहुत